ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे काइनेमैटिक्स और रोटेशनल मोशन से। सो एग्जैक्टली ये है क्या काइनेमैटिक्स और रोटेशनल मोशन, और उसके बाद फिर इसी का एप्लीकेशन आगे आएगा डायनामिक्स में। ठीक है, हमें पता है जब भी हम लोग काइनेमैटिक्स करते थे लीनियर मोशन में, तो कौन से टर्म्स होते थे? वी हैड डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन था, वो सारी चीजें थी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, मतलब ये क्वांटिटी जो लीनियर मोशन में होती थी, और इसमें ये ऐसी क्वांटिटी बेसिकली उसका रोटेशनल काउंटर पार्ट। ठीक है, तो बेसिकली लीनियर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता था वो रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। सही है, इसका यूनिट है मीटर, इसका यूनिट है रेडियंस, ऐसा यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके फाइन। आफ्टरवर्ड्स लीनियर मोशन में जो चीज वेलोसिटी होती है, ठीक है, वही चीज यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होती है। अभी इसका यूनिट हो जाता है रेडियंस पर सेकेंड। देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे जो एंगुलर यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है, ठीक है, उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे उसी चीज का एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पे अल्फा होता है, तो अल्फा क्या है, यहाँ पे यूनिट क्या हो जाता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इतना क्लियर है एकदम अच्छे से? हाँ। ओके, तो ये बेसिक क्वांटिटीज हो गई। ठीक है, अच्छा, हमने अभी अभी पढ़ा था जो मास होता है, पिछले 2 लेक्चर से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं। तो जो मास होता है लीनियर मोशन में, वही होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो एम केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर। सही है, अच्छा ठीक है, मास हो गया। अभी चलो मोमेंटम वो सब भी होता है एक्चुअली, लेकिन अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, बट फिर मैं बता देता हूँ। इसमें मोमेंटम होता है, इसमें एंगुलर मोमेंटम होता है, इसमें फोर्स होता है जिसका यूनिट है न्यूटन, इसमें टॉर्क होता है, ठीक है, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। सही है, इसमें मोमेंटम होता है, इसका यूनिट होता है केजी, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर आई ओमेगा बेसिकली। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड। सही है, अच्छा, अगर मैं डायमेंशन देखने जाऊं तो रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो बेसिकली समझ में आ रहा है करना क्या है, करना कुछ नहीं है हमें। ठीक है, जो लीनियर मोशन में करते थे वही हमें रोटेशन में भी करना है। तो अगर लीनियर मोशन वाली फिजिक्स एकदम क्लियर है तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। इतना क्लियर है? अच्छा अच्छा, मैं एक्चुअली मैं सिर्फ काइनेमैटिक्स डिस्कस कर रहा था, तो मुझे एक्चुअली ये जो क्वांटिटीज है ये डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं थी, बट मैंने फिर भी बता दिया बिकॉज आगे काम आएंगे। ठीक है, अभी जो इक्वेशंस है जो काइनेमैटिक्स में यूज होने वाले वो हम वो देखेंगे। जो एक सेकंड काइनेमैटिक्स मैं के लिख लूं, क्या हुआ? ये लिख लूं। ठीक है, अभी इक्वेशंस देख लेते हैं कि जो हमने काइनेमैटिक्स के इक्वेशंस पढ़े थे। ठीक है, वो इक्वेशंस देख लेते हैं। तो कौन से इक्वेशंस पढ़े थे हमने काइनेमैटिक्स में? एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है वेलोसिटी इज गिवन बाय ds बाय dt। सही है, तो यहाँ पे कहना है ओमेगा इज गिवन बाय डी थीटा बाय dt। आया ना? ओके फाइन। तो यही से बेसिकली रिलेशन क्या आता है, यही से रिलेशन आता है कि डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय इंटीग्रल v dt। तो यहाँ से मैं थीटा का रिलेशन क्या लिख सकता हूँ, थीटा इज गिवन बाय इंटीग्रल ओमेगा dt। सही है, आया ना? हाँ। अच्छा ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्सेलरेशन की इक्वेशंस लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज dv बाय dt which is nothing but also equal to d2s by dt square. It is also equal to v dv by ds. इसमें 3 इक्वेशंस होते हैं एक्सेलरेशन को, तो इसमें क्या आएगा, कहना है अल्फा इज गिवन बाय डी ओमेगा बाय dt which is nothing but d2 theta by dt square. It is also equal to v dv by ds, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा डी ओमेगा बाय ds। तो बेसिकली ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है, डिफरेंशियल इक्वेशंस और इंटीग्रल इक्वेशंस, तो यहाँ से इंटीग्रल इक्वेशंस भी कर सकते हैं हम लोग बेसिकली। आई मीन वेलोसिटी को लिख सकते हैं इंटीग्रल ए डी टी, ठीक है, या फिर ए डी एस, इंटीग्रल ए डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी वी। सही है, तो यही से ये इक्वेशंस भी आ जाते हैं कि ओमेगा इज गिवन बाय इंटीग्रल अल्फा डी टी, या फिर अल्फा डी एस, इंटीग्रल अल्फा डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ओमेगा डी ओमेगा। तो समझ में आ रहा है बेसिकली ये जो बेसिक इक्वेशंस थे ये हम रोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, वही चीज है। जैसे मैंने बताया कि अगर लीनियर मोशन का फिजिक्स क्लियर है तो ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है रोटेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो हमारे काइनेमैटिक्स के इक्वेशन है, बेसिकली जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो कितने इक्वेशंस होते हैं हमारे पास? सबसे पहले तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी,
उसके बाद वी हैव एस इज इक्वल टू एस नॉट प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अभी एस नॉट कहां से आया, बेसिकली मैं यहाँ पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी ऐड कर रहा हूं, ठीक है। ओके, फाइनली वी हैव वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये अपने लीनियर मोशन के इक्वेशन से, तो इसी का काउंटर पार्ट क्या होगा रोटेशन में, सबसे पहले मैं बोल दूंगा यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है, योर एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सही है। सो ओमेगा के बदले कहना है मैं ओमेगा लिख दूंगा, सॉरी वी के बदले ओमेगा लिखूंगा, और इनिशियल वेलोसिटी के बदले इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी विल बी ओमेगा नॉट, तो बन जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इतना क्लियर है? ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या होगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो थीटा क्या लिखूंगा मैं, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, फिर इसके बदले ओमेगा यूटी, तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, सही है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू एस के बदले थीटा लिखना है, बेसिकली वही लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सारे फॉर्मूलाज पूरा टेबल इन जनरल दिखा देता हूं, एक बार देख ले इसे अच्छे से। इतना क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बेसिकली बोला क्या है, अ व्हील इज रोटेटिंग एज रिवॉल्विंग एट द स्पीड ऑफ 2 रेडियंस पर सेकंड, ये एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। एंड इट इज सब्जेक्टेड टू एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो पूछा है कि व्हाट इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होना चाहिए आफ्टर 10 सेकंड्स, और ये भी पूछा इसके साथ कि 10 सेकंड बाद इसने टोटल कितने चक्कर काटे, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूछा है, ठीक है। ओके फाइन, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो, ओमेगा नॉट पता है, अल्फा पता है, टाइम पता है, ठीक है। ओमेगा नॉट पता है, अल्फा पता है, टाइम पता है, ओमेगा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्वेशंस लिख देते हैं। दिख रहा है यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो ये वाली इक्वेशंस यूज कर सकते हैं हम, सही है। तो देखो, ओमेगा नॉट पता है, ओमेगा निकालना है, अल्फा पता है, टाइम पता है, तो कैन आई से फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी हमें। तो वही ये पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करूंगा, ओमेगा इज गिवन बाय ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, सही है। सो यहाँ पे ओमेगा इज गिवन बाय ओमेगा नॉट के बदले 2 डाल दूंगा, प्लस अल्फा के बदले 2 डाल दूंगा, यहाँ पे टाइम के बदले 10 डाल दूंगा, कितना 22 कैन आई से 22 रेडियंस पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? ओके फाइन। अभी यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूछा है, बी पार्ट जो अपना नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूछा है। मैं काम करूंगा, मैं सबसे पहले थीटा निकाल लूंगा, बिकॉज मुझे एक पता है, मुझे ये चीज पता है कि एक रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। हमें पता है एक पूरा चक्कर 360 डिग्री होता है, विच इज नथिंग बट 2 पाई रेडियंस, ठीक है। सो कहना है अगर मैंने थीटा निकाल लिया, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, कहना है मैं टोटल रेवोल्यूशंस भी निकाल सकता हूं, हाँ या ना? ओके फाइन, चलो तो सबसे पहले मैं थीटा निकालना। सो बेसिकली यहाँ पे अर्थात हमें थीटा निकालना है कि टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। सो कहना है मैं डायरेक्टली यहाँ पे देखो, अभी इस केस में डायरेक्टली मैं ये भी अप्लाई कर सकता हूँ, थर्ड इक्वेशन, बिकॉज हमें ओमेगा भी पता चल गया है, ठीक है। और एल्स हम सेकंड इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। ओके फाइन। अच्छा, यहाँ पे इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एनीवेज 0 है, बिकॉज स्टार्ट जैसे क्या है वही से 0 माना है। तो चलो मैं ये वाली यूज करता हूँ, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अपना जो थीटा नॉट है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दैट्स एनीवेज 0, ठीक है। अभी चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने स्टार्ट कर देते हैं। ओमेगा नॉट के बदले में डालूंगा 2 और टाइम के बदले में डालूंगा 10 प्लस हाफ इंटू अल्फा के बदले डाल दूंगा मैं 2 इंटू टाइम स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 100 विच इज नथिंग बट 120 रेडियंस। कैन आई से इट्स 120 रेडियंस, हाँ या ना? ठीक है, तो हमें थीटा मिल गया, हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल गया है। अभी मैं क्या बोलूंगा, हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं। तो यहाँ पे मैंने रिलेशन निकाला है कि वन रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियंस के बराबर है, वो 2 पाई रेडियंस के बराबर है, ठीक है। तो 120 रेडियंस किसके बराबर होगा, 120 रेडियंस किसके बराबर होगा मुझे हमें पता नहीं, तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 120, सही है। तो इससे क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, बेसिकली क्वेश्चन मार्क मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ रहा है एक्चुअली, ये हो जाएगा 120 बाय 2 पाई विच इज नथिंग बट 60 बाय पाई रेवोल्यूशंस। तो ये अपना आंसर है कि इसने 10 सेकंड में टोटल 60 बाय पाई रेवोल्यूशंस कंप्लीट किए,
क्वेश्चन आंसर में वही दिया है। इतना क्लियर अच्छे से कैसे किया ये? हम्म चलो अगला क्वेश्चन देख लो, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। बेसिकली बोला क्या है, अ डिस्क रोटेट्स एट अ फिक्स्ड स्पीड, ठीक है, इट्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन दे रखी है बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे ए और बी दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, ठीक है। एट द इंस्टेंट टाइम इक्वल टू 0 इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज 1 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, एंड एट एंगुलर पोजीशन ऑफ 2 रेडियंस and at the instant time equal to 2 seconds angular velocity is 5 radian per second, ठीक है। फाइंड एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इक्वल टू 4 सेकंड्स, सही है। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो डेटा है वो मैंने डेटा यहाँ पे प्रॉपर्ली लिख के रखा है। अभी हमें हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे ओमेगा दे रखा है ए टी प्लस बी, ओमेगा इज गिवन बाय ए टी प्लस बी, ठीक है। अच्छा अभी इसमें मैं सबसे पहले तो मैं डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता। आई मीन ये जो अपने इक्वेशन है, काइनेमेटिकल इक्वेशन है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि अपना एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सही है। बट मैं ये इक्वेशन तो अप्लाई कर सकता हूं बिकॉज इन इक्वेशन को कोई भी बंधन नहीं है, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन दीज इक्वेशंस, हम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख के मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो ओमेगा दे रखा है, ओमेगा इज गिवन बाय ए टी प्लस बी, सही है। सो अल्फा क्या है, अल्फा इज नथिंग बट डी ओमेगा बाय डी टी ना। देख के अच्छा लगा कि ओमेगा जो वो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, तो वो देख के डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके अल्फा निकाल सकते। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आ जाएगा, कहने से स्मॉल ही आंसर आ जाएगा, आया ना? हाँ ओके फाइन, स्मॉल आंसर है और हमें पता है ए और बी कांस्टेंट है, तो कहना से ये कांस्टेंट निकल के आ रहा है, सही है ना, ये कांस्टेंट निकल के आ रहा है। और सिंस ये कांस्टेंट निकल के आ रहा है, कहना से मैं अभी काइनेमेटिकल के इक्वेशंस अप्लाई कर सकता हूं। ये जो इक्वेशंस है काइनेमेटिक्स के, रोटेशन की काइनेमेटिक्स के, इनका कंडीशन एक ही है कि अल्फा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर अल्फा कांस्टेंट कंडीशन हमने प्रूव कर दिया तो दैट मींस हम ये इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं। इतना क्लियर है, आया ना? हाँ ओके फाइन। अच्छा अभी जरा ये इक्वेशन को देखते हैं। हमें पता है ओमेगा इज गिवन बाय ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। ये अपना फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है फॉर रोटेशन, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करूं, कैसे बाय कंपैरिजन में बोल सकता हूं कि अल्फा के साथ टाइम के साथ जो क्वांटिटी है वो अल्फा है, तो यहाँ पे टाइम के साथ ए, तो सिंपली ए और अल्फा, तो ए इक्वल टू अल्फा तो आ ही रहा है हमें, ए इज इक्वल टू अल्फा। और उसके बाद ये जो बी जो है वो ओमेगा नॉट के इक्वल है, which is nothing but the initial angular velocity। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? बेसिकली ये मैं डेटा फेच कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा लेके डेटा फेच कर रहा हूं इसमें से। अच्छा अभी पहली कंडीशन यूज करेंगे, विल बी अप्लाइंग द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। ये पहली कंडीशन यूज करके देखते हैं, जब टाइम की वैल्यू 0 है तब ओमेगा की वैल्यू 1 रेडियन पर सेकंड है। मतलब ये जो अपनी इक्वेशन है ओमेगा इक्वल टू ए टी प्लस बी, इसमें अगर मैं टाइम की वैल्यू 0 डाल दूं तो मुझे ओमेगा की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो वो डाल देते हैं इसमें। सो 1 इज इक्वल टू, टाइम के बदले 1 डाल दूंगा मैं, सो a इंटू 1 प्लस बी। तो यहां से बेसिकली एक और रिलेशन आ रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 1। सो ये एक इक्वेशन आ रही है, इसे साइड में रखते हैं। इतना क्लियर है? हाँ अच्छा कहना है और एक इक्वेशन अगर आ गई a और b में, तो मैं उसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a भी निकाल सकता हूं, बिकॉज यहाँ पे जो a b की इक्वेशन है उसमें कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो उसे सॉल्व नहीं कर सकते एक्चुअली। तो ये एक इक्वेशन आ रही है, इतना क्लियर है? ये फर्स्ट कंडीशन से आ रही है। अच्छा अभी सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड्स है तब ओमेगा की वैल्यू 5 रेडियंस पर सेकंड है और थीटा इज 2 रेडियन, ठीक है। तो ये जो अपनी इसमें मैंने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई किया था, अभी इसमें सेकंड कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं। यहाँ पे लिख देता हूं सेकंड, यहाँ पे लिख देता हूं फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या है, जब मैं टाइम की वैल्यू 2 डालूंगा तब ओमेगा की वैल्यू 5 डालनी है मुझे, तो 5 इज इक्वल टू टाइम के बदले 2 डाल दूंगा, सो 2a प्लस बी। क्लियर है? तो कहना है से दूसरी कंडीशन भी आ गई है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन आ गई है। कहना है से इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मैं a और b निकाल सकता हूं, ठीक है। साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज अगर मैं इसे इक्वेशन 1 बोल रहा हूं और इसे इक्वेशन 2 बोल रहा हूं, कहना है से मैं 2 माइनस 1 कर देता हूं, तो ये 2 माइनस 1 कर दूंगा, सो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, माइनस कर रहा हूं तो माइनस 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 कट, ये कट जाएगा, सो a इज इक्वल टू 4 आ रहा है, सही है। तो कहना है से a इज इक्वल टू अल्फा, तो यहां से मुझे अल्फा की वैल्यू भी आ रही है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा सही, अगर a की वैल्यू अगर मैं 4 डाल दूं फर्स्ट इक्वेशन में,
तो कहना है से बी की वैल्यू -3 आ जाएगी, -3 रेडियंस पर सेकेंड, मीनिंग ये उल्टा घूम रहा था इनिशियली। इतना क्लियर है कैसे आया ये? हाँ हाँ अच्छा इतना लिखो पहले अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमें पता चल गया कि बी तो ओमेगा नॉट है और ए तो अल्फा है, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा ओमेगा इज इक्वल टू बी के बदले ओमेगा नॉट लिख दूंगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा डी, बेसिकली वही इक्वेशन है जो अपनी काइनेमेटिकल इक्वेशन है, वही चिपका दिए दूसरे नाम के ए बी लिख के, ठीक है। अच्छा फाइन, सबसे पहले तो अभी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन यूज करेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या है, जब टाइम की वैल्यू 0 है तब ओमेगा की वैल्यू 1 रेडियन पर सेकंड, ये अपनी पहली कंडीशन है। तो यहाँ पे हम अप्लाइंग द फर्स्ट कंडीशन, जब मैं टाइम की वैल्यू 0 डालूंगा तब ओमेगा की वैल्यू मुझे 1 डालनी है। सो 1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टाइम के बदले 0 डाल दूंगा मैं। तो यही से मुझे ओमेगा नॉट की वैल्यू मिल रही है, ओमेगा नॉट की वैल्यू इज नथिंग बट 1 रेडियन पर सेकंड। इतना क्लियर है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कैसे आया ना? हाँ ओके फाइन। अभी ये दूसरी कंडीशन भी अप्लाई कर देंगे इसी इक्वेशन में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अप्लाइंग से द सेकंड इक्वेशन, अप्लाइंग द सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन में टाइम की वैल्यू में 2 सेकंड्स लिखूंगा, तो ओमेगा की वैल्यू मुझे 5 डालनी है, ठीक है। तो ओमेगा के बदले यहाँ पे 5 डालूंगा, 5 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, अभी ओमेगा नॉट तो मिल गया तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 1 प्लस अल्फा इंटू टाइम के बदले कितना डालना है 2, टाइम के बदले 2 डालना है। इतना क्लियर है? अच्छा, सो 2 अल्फा इज इक्वल टू 4, तो यहां से अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, यहां से अल्फा का वैल्यू आ रहा है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन मिल गया और इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, सही है। अच्छा बेसिकली एक आंसर तो मिल गया हमें। अच्छा एंगुलर एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 4 सेकंड पूछा है, बट हमें पता है वो तो कांस्टेंट है, तो t इक्वल टू 4 सेकंड पे भी उसका आंसर 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। इतना क्लियर है? अभी बचा थीटा, बचा है थीटा, ठीक है। तो थीटा को कैसे सॉल्व करें, थीटा को कैसे सॉल्व करें? हमें पता है कि थीटा इज नथिंग बट इंटीग्रल ओमेगा dt, सही है। एक तो ये अप्लाई कर सकते हैं, वरना सिंस यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है तो डायरेक्टली जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, कहना है ये वाला इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स इट, डाल दो। अभी ओमेगा नॉट की वैल्यू पता है 1, टाइम के बदले 4 डालना है तो टाइम के बदले 4 डाल रहा हूं मैं, प्लस हाफ इंटू अल्फा के बदले 2 डाल दूंगा इंटू टाइम स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर डाल दूंगा, सही है। आया ना? बस दैट्स इट एग्जैक्टली। अभी यही इक्वेशन में सॉल्व कर दूंगा आगे इसे, 4 प्लस 16, कहना है इससे आंसर कितना आ रहा है, 4 16 कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी, एक इसमें थोड़ा सा कैच है, छोटा सा कैच है। बहुत बच्चे पे गलती करते हैं, हमने भी कर दी यहाँ पे गलती। क्या गलती है बता मुझे? मैंने थीटा नॉट नहीं लिखा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी प्लस हाफ। हमें बेसिकली इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ऐड करना है। यूजुअली करते क्यों नहीं, बिकॉज इनिशियली 0 माना जाता है, लेकिन इस केस में इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 दिया हुआ ऑलरेडी, सही है। एंड दैट्स द रीजन हम भी यहाँ पे गलत करने आ गए थे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस यूटी, तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो डाल देंगे। ओमेगा नॉट के बदले 2 डालना है, ठीक है। अच्छा सच्ची में ओमेगा नॉट 2 है ना, एक सेकंड ना, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में दिया ही गलत है। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन, ये इसकी कंडीशन दे रखी है बेसिकली, यार टी इक्वल टू 0, बेसिकली इनिशियल कंडीशंस बोलते हैं इन्हें, सही है। तो इनिशियली थीटा के बदले में 2 डाल दूंगा यहाँ पे, सो थीटा नॉट के बदले 2 डाल दूंगा, प्लस ओमेगा नॉट के बदले 1 इंटू टाइम के बदले 4 डालना है, प्लस हाफ इंटू अल्फा के बदले 2 डाल दूंगे इंटू टाइम का स्क्वायर, सो 4 का स्क्वायर, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 16 विच इज नथिंग बट 22, तो 22 रेडियंस अपना आंसर है। इतना क्लियर है एकदम अच्छे से? डन कर लो इसे। चलो यार काइनेमेटिक्स तो इजी था, आई मीन बेसिक काइनेमेटिक्स लगाते थे रोटेशन का। अभी डायनामिक्स में आते हैं, रोटेशनल डायनामिक्स में आते हैं बेसिकली, ठीक है। तो रोटेशनल डायनामिक का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है टॉर्क से। तो सब लोग लिखो टॉर्क, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रीक लेटर टाउ, ठीक है। TAO या TAU जो बोलना है बोलो, ठीक है। इसे प्रोनाउंस करते हैं हम टाउ, ठीक है। तो सबसे पहले टॉर्क होता क्या है ये स्टार्टिंग में बता चुका हूं, बेसिकली ये फोर्स का रोटेशनल काउंटर पार्ट है,
तो फोर्स रोटेशनल काउंटर पार्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फोर्स रोटेशनल काउंटर पार्ट। बेसिकली जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करता है वही काम टॉर्क रोटेशनल मोशन में करता है। इतना क्लियर है? अच्छा, तो अभी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते, बेसिकली ये है क्या, करेगा करेगा क्या, इसे अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मैं रिजिड बॉडी अज्यूम कर रहा हूँ, एक रिजिड बॉडी अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, और इसकी एक्सिस भी बना लेते हैं। लेट से ये अपने रिजिड बॉडी की एक्सिस है, ये अपने रिजिड बॉडी की एक्सिस है। ठीक है, चलो अभी मैं बोल रहा हूं लेट से यहां पे इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस आर है, फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस आर है। ठीक है, सो यहाँ पे टॉर्क का हमें फॉर्मूला मिल जाता है, यहाँ पे टाउ लिख देता हूं मैं। टाउ इज गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। यहाँ पे सिंपली लिख देता हूं मैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस। इतना क्लियर है? ठीक है, ये इसका स्केलर फॉर्म हो गया। बेसिकली टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सो अभी इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? वेक्टर फॉर्म है इसका टॉर्क वेक्टर इज गिवन बाय आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अभी आर वेक्टर क्या है? ये पोजीशन या फिर बोलते हैं ना पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू, ये बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, तो ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर है, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ठीक है, इसे गलत मत समझ लेना। और फोर्स ऑफ द फोर्स वेक्टर है। सो टॉर्क वेक्टर इज गिवन बाय आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये अपना वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, तो इससे हमें डायरेक्शन भी मिलती है। अभी तुम मुझे पूछोगे कि यार डायरेक्शन, रोटेशन में डायरेक्शन कैसे आया, रोटेशन में डायरेक्शन कैसे आया, तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक रूल बता देता हूँ। यहाँ पे एक सिंपल, सबसे पहले तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट लिख लो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बताना, डायरेक्शन इन रोटेशन, डायरेक्शन इन रोटेशन। ठीक है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट ऐसा घूम रहा है, बेसिकली इस सर्कल में ऑब्जेक्ट घूम रहा है। ठीक है, फिर चलो मैं एक काम कर देता हूँ, एक अच्छा फिगर ही बना लेता हूँ। सपोज इस वाले सर्कल में अपना ऑब्जेक्ट घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है। सही है, तो इसका ओमेगा का वैल्यू अगर मुझे ओमेगा वेक्टर में लिखना है तो मैं वेक्टर में कैसे लिखूंगा? बेसिकली सिंपली यहाँ पे लिखो वी हैव टू अप्लाई राइट हैंड थंब रूल, अप्लाई राइट हैंड थंब रूल। हमें अप्लाई करना है राइट हैंड थंब रूल। अभी राइट हैंड थंब रूल में अप्लाई कैसे करूंगा? जिस डायरेक्शन में मेरा ऑब्जेक्ट घूम रहा है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स कर्ल करो, तो योर थंब विल पॉइंट आउट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। सो इस केस में अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, सो कैन आई से मेरा थंब ऊपर पॉइंट करेगा तो ये ओमेगा का डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पे मैं ओमेगा वेक्टर लिख रहा हूँ। तो समझ रहे हो ओमेगा का डायरेक्शन कैसे लिया मैंने? देखो, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वेक्टर जो होता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। उसका डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। इतना क्लियर है? तो बेसिकली इसका लेकिन एप्लीकेशन क्या है? इसका कैसे राइट एप्लीकेशन, हैंड थंब रूल कैसे ये करेंगे? आई मीन यहाँ पे जो सर्कल है, कहना से ये ऐसे घूम रहा है तो मैंने उस डायरेक्शन में मेरे फिंगर्स कर्ल कर दिए, तो मेरा थंब अभी ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है ना, तो ये मेरा थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इतना क्लियर है? अच्छा, बेसिकली इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। ये जो रोटेशन हो रहा है वो किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं एक ऐसा सर्कल बना रहा हूं, ऑब्जेक्ट जो है वो इस सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, इसका ओरिएंटेशन कुछ भी है और ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। सही है, तो इस केस में वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? मैं सिंपली जिस डायरेक्शन में मेरा ऑब्जेक्ट घूम रहा है उस डायरेक्शन में मेरे फिंगर्स को कर्ल कर दूंगा एंड माय थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर। तो इस केस में ये ओमेगा वेक्टर ऐसा हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हो है कि अगर मैं बोल दूंगा कि चलो ये मेरे ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन है, तो मैं क्या करूंगा? थंब को उस डायरेक्शन में रखूंगा और फिंगर्स को कर्ल करूंगा, तो बेसिकली मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है। अगर ये मेरा ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन है तो इसके तरफ मैं फिंगर रखूंगा, मेरे फिंगर्स को से कर्ल करूंगा, तो बेसिकली ये मेरे ओमेगा का, मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है। तो समझ में आ रहा है? बेसिकली पूरे स्पेस में ऑब्जेक्ट कैसा भी रिवॉल्व होने थे, कैसा भी रोटेट होने थे, हम उसका ओमेगा वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, उसका वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। इतना क्लियर अच्छे से एकदम? हाँ। अभी चलो, अभी हमें घूमने वाली चीजों का वेक्टर कैसे लिखना है, अगर इसका नॉलेज आ गया
तो ये इक्वेशन समझ लेते हैं, हम्म ये वाली इक्वेशन समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज यहां पे मैं एक डिस्क बना रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं एक डिस्क कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, अभी डिस्क ही क्यों एग्जैक्टली वो भी समझ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक डिस्क है, ठीक है, ये 3D में बना रहा हूं तो ऑब्वियसली ओवल दिखेगा, एग्जैक्टली डिस्क सर्कुलर होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना तुम। ये अपना एक डिस्क है, ठीक है, और लेट से ये डिस्क को मैंने एक प्रॉपर एक्सिस बना के रखा है, जो इसके सेंटर से पास होता है, और ये एक्सिस ऐसा है, ये एक्सिस ऐसा है, ठीक है। आई मीन इस एक्सिस के अक्रॉस अपना डिस्क जो है वो घूमेगा। अभी लेट से मैं इस पॉइंट पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, बेसिकली फोर्स जो है टैंजेंशियल है, ये फोर्स जो है टैंजेंशियल है, इतना क्लियर है। अच्छा, ये फोर्स जो है टैंजेंशियल है, बेसिकली अगर ये मेरा डिस्क है तो डिस्क के टैंजेंट में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इतना क्लियर है अच्छे से। ओके फाइन। अभी ये रेडियस वेक्टर क्या होगा, रेडियस वेक्टर कुछ ऐसा होगा, ये आर वेक्टर होगा, इतना क्लियर है। हाँ अच्छा फाइन, ये आर वेक्टर हमें मिल गया और यहाँ पे मैंने फोर्स वेक्टर लिखा दिया। अभी सिंस मैंने बताया जो फोर्स जो है वो टैंजेंशियल, यहाँ पे लिख देता हूं मैं टैंजेंशियल, यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं टैंजेंशियल, ठीक है। ये फोर्स वेक्टर है, इट इज टैंजेंट, तो कहना है ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे को, रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर, आया ना। अच्छा, हाँ अगर अभी देखो जो टॉर्क होता है, टॉर्क का इक्वेशन हमें पता है, इट इज गिवन बाय आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। हम्म अभी ये क्यू है, इसका मीनिंग देख लेते हैं। देखो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं हम, सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो हमें पता है कि जो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और उसका जो डायरेक्शन है इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। बेसिकली ये डायरेक्शन होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, है ना। बेसिकली ए वेक्टर के पर अपने 4 फिंगर्स रखो, उसे बी वेक्टर की तरफ कर्ल करो, सो दैट थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे इतना क्लियर है। तो हम्म यहाँ पे एग्जैक्टली वही करना है, रेडियस वेक्टर ऐसा है, रेडियस वेक्टर की तरफ मैंने मेरा थंब रखा है, हम्म फोर्स वेक्टर मेरा स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो मैं फोर्स वेक्टर की तरफ मेरे फिंगर्स कर्ल कर रहा हूं। सो कैन आई से टाउ वेक्टर ऊपर की तरफ आ रहा है, आया ना। एक तो कैन आई सेकंड, से फिर से बताना वो कैसे किया। क्या हुआ, फिर से बोलना, फिर से बोलना। मैं बता रहा हूँ। ये रेडियस वेक्टर है, बेसिकली कैन आई से ये रेडियस वेक्टर है, हाँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, तो ये वाला जो मेरे पॉइंट है मैंने रेडियस वेक्टर की तरफ टर्न कर दिए। अच्छा, अभी कहना है से फोर्स जो है वो स्क्रीन के अंदर जा रहा है, टैंजेंशियल स्क्रीन के अंदर जा रहा है, हाँ तो कहना है से मुझे फोर्स की तरफ मैं कर्ल करूंगा मेरे फिंगर्स, सो जो मेरा थंब है वो अभी इट विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ टाउ वेक्टर। बेसिकली मैं आर क्रॉस एफ कर रहा हूं ना, ए क्रॉस बी, सिमिलरली आर क्रॉस एफ, आर की तरफ मेरे 4 फिंगर्स रखूंगा, उसे बी की तरफ कर्ल करूंगा, उसे एफ की तरफ कर्ल करूंगा, तो जो मेरा थंब है वो उसके डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा, इतना क्लियर है। हाँ। अच्छा, अगर फोर्स कोई दूसरे डायरेक्शन में होता तो कैसा कर्ल करना। हाँ, तो फोर्स अगर दूसरे डायरेक्शन में होता, सपोज स्क्रीन के बाहर आ रहा है, तो हाँ ये मेरा फोर्स, तो मैं रेडियस वेक्टर देख इसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा हूँ, और मैं फोर्स की तरफ इसे कर्ल कर दूंगा, तो इस केस में मेरा टॉर्क डाउनवर्ड आ रहा है, इतना क्लियर है, आया ना। अच्छा, एक सेकंड। तो इस केस में टॉर्क जो ऊपर आ रहा है, टॉर्क हम्म ऊपर आ रहा है मतलब जैसे मैंने बताया टॉर्क वेक्टर इज पॉइंटिंग अपवर्ड, मतलब जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो ऐसे घूमेगा, मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे घूमेगा। सो इस केस में हम्म देख रहा है फोर्स ऐसे लग रहा है, स्क्रीन के अंदर लग रहा है, तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे घूम रहा है। हम्म तो अभी बेसिकली इस वेक्टर फॉर्म का मीनिंग समझ में आ रहा है, इसका इनसाइट समझ में आ रहा है अच्छे से, हाँ ठीक है। सिमिलरली जैसे तूने बताया अगर फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है तो मेरा टॉर्क डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, टॉर्क हम्म डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है मतलब मेरे ऑब्जेक्ट जो है वैसे घूमेगा, मतलब इस डायरेक्शन में घूमेगा, तो मतलब बेसिकली फोर्स अगर उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है तो घूमेगा भी उल्टे डायरेक्शन में। तो क्लियर हो रहा है, फॉर्मूला का इनसाइट समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है। ठीक है, चलो अभी थ्योरी बहुत हो गई, अभी थोड़ा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले इतना जान ले, इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या, बेसिकली हमने बहुत पहले किया था इक्विलिब्रियम, कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उस पे कहना है मैं ये बताता समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, सही है। हम्म सो अभी अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पे और एक चीज आ जाती है, समेशन टॉर्क इक्वल टू 0 अक्रॉस एनी पॉइंट, इतना क्लियर है। ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्ट कुछ हिल रहा नहीं है, किधर जा नहीं रहा है, रुका हुआ है, तो इस पे जो नेट फोर्स है और इस पे जो नेट टॉर्क है कहना है इक्वल होने चाहिए, वो सॉरी 0 होने चाहिए, हाँ या ना।
हाँ। तो हमें यही अप्लाई करना है बेसिकली, टॉर्क निकालना है, टॉर्क निकालना है और बाद में उसे जीरो, सारे टॉर्क को एडिशन जीरो करना है। तो इसका एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्वेश्चन है क्या, एक बार ले लो, एक बार ले लो, ठीक है। अच्छा फाइन। अभी इस बार को क्या ना, मैं इसे एक बीम बैलेंस पे, इसे मैं दो बीम बैलेंस पर रख रहा हूं। ये अपना एक बीम बैलेंस है और यहाँ पे अपना दूसरा बीम बैलेंस है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे इसका वेट दिखाएगा, यहाँ पे इस पे कितना वेट है ये दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका टोटल लेंथ है 1 मीटर, मान लो इसका टोटल लेंथ है 1 मीटर, सही है। और इसके 25 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है लेट से 30 केजीज, इसका मास है 30 केजीज, ठीक है। और एक 50 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है लेट से 40 केजीज ले लो। बेसिकली यहाँ पे ये सपोज एक स्केल है 1 मीटर का, ये 0 का मार्क है और ये 100 सेंटीमीटर का मार्क है। बेसिकली अपने 1 मीटर की स्केल है, तो ये जो मार्क है ये मार्क 25 सेंटीमीटर वाला है और ये जो मार्क है ये वाला मार्क 40 सेंटीमीटर वाला है। इतना समझ में आ रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 1 और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 2 यहाँ में लिखना है, ठीक है। इसका भी मास ले लो टोटल, ये जो रॉड है या फिर इसे जो बीम या बार जो बोलना है इसे बोलो, ठीक है। इसका भी मास ले लो, इसका मास ले लो 20 केजीज, इसका टोटल मास है 20 केजी, ठीक है। तो हमें नॉर्मल फोर्स 1 और नॉर्मल फोर्स 2 निकालना है। इतना क्लियर है? तो बेसिकली ये पर्टिकुलर बीम बैलेंस पे कितना वेट डालेगा, ये क्वेश्चन है अपना। इतना क्लियर है क्वेश्चन? हाँ। सॉल्व करना स्टार्ट करो, चलेगा। तो अभी देख लो स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया, ये जो अपना जो बार है या फिर जो बीम है ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में मीनिंग इस पे सारे फोर्सेस और सारे टॉर्क जीरो है, इस पे सारे फोर्सेस और सारे टॉर्क जीरो। तो एक्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट में यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैं एक काम कर लेता हूँ, इस बीम को अलग से बना लेता हूँ यहाँ पे, और इस पे कहा कहा कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कितने मैग्नीट्यूड के, वो भी यहाँ पे लिख दूंगा। तो सबसे पहले तो कहने से नॉर्मल रिएक्शन 1 ऊपर लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 2 इस पे ऊपर लग रहा है, सही है? आया ना? हाँ। फाइन। उसके बाद ये 30 केजी ये 25 सेंटीमीटर के मार्क पे लगा हुआ है। तो कहना है ये इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे डालेगा 30 जी का, विच इज नथिंग बट, अगर जी को मैं 10 ले रहा हूं तो ये 300 न्यूटन बन जाएगा, सही है? ओके फाइन। उसके बाद 40 सेंटीमीटर के मार्क पे अपना 400 न्यूटन रहेगा नीचे, सही है? हाँ। अच्छा, अभी ये जो अपना बार है ये पूरा बार 20 केजीज का है, तो उसका खुद का वेट रहेगा ना। अच्छा, वो जो वेट होता है वो सेंटर ऑफ मास से लगता है, ठीक है। तो 200 न्यूटन का फोर्स 50 केजी से लगेगा यहाँ पे। इतना क्लियर है? आया ना? हाँ। एक्चुअली फोर्स होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगता है, लेकिन अगर पूरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट है, एक समान है, तब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड हो जाती है, ठीक है। ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। या ग्रेविटी में डिटेल में पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती क्या है, निकालना कैसा है, ठीक है। हाँ। इस केस में मान ले मैंने बस इतना बताया, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है पूरे ऑब्जेक्ट पे, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड हो जाती है। इतना क्लियर है? अच्छा फाइन, ठीक है। तो और कोई फोर्स लग रहा है इस पे? देख, खुद का वेट लगा दिया, दोनों वेट लगा दिए, नॉर्मल फोर्स 1 नॉर्मल फोर्स 2। और कोई लग रहा है इस पे? आया ना? स्ट्रिंग से है ना वो, तो टेंशन फोर्स नहीं लगेगा। कौन सा, किधर स्ट्रिंग? अच्छा, नहीं नहीं है, अच्छा, ओके। अरे यही टेंशन है, मतलब ये जो टेंशन फोर्स है वही 300 हाँ न्यूटन के हाँ, बराबर ओके। है, हाँ, एम। वही कर ओके। दिया मैंने, ठीक है। अच्छा फाइन। अभी फिर mg नहीं लगेगा, mg। हाँ, तो mg लगाया ना मैंने ये, हाँ हाँ, बराबर। ठीक है। मैंने क्या बताया, वही तो मैंने बताया। तो बेसिकली सेंटर से लगेगा, ये जो ये 50 सेंटीमीटर के मार्क पे है ये 200 न्यूटन, सही है। ये जो 200 न्यूटन जो है ये 50 सेंटीमीटर के मार्क पे है, ठीक है। ये 400 न्यूटन जो है ये 40 सेंटीमीटर के मार्क पे, एंड फाइनली जो 300 न्यूटन जो है 25 सेंटीमीटर के मार्क पे। ये क्लियर है ना? हाँ। अच्छा ठीक है। सबसे पहले तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 जो हम पहले लगाते थे वही अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन में तो कोई फोर्स है ही नहीं,
तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 लगा देता हूँ, इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा, लगा देता हूँ सबसे पहले समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। अच्छा, ऊपर वाले फोर्सेस को, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, नीचे वाले को नेगेटिव मान लेता हूँ, इतना क्लियर है? हाँ। तो कहना है से यहां से मुझे रिलेशन मिल जाएगा n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 300 400 200, कितना हो जाएगा ये? 900। सो n1 प्लस n2 900 न्यूटन के बराबर होना चाहिए, इतना क्लियर है एकदम अच्छे से? हाँ। ठीक है, ये अपना इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अभी सिंस हमारे पास दो वेरिएबल्स है, वी नीड वन मोर इक्वेशन। अभी ये एक और इक्वेशन कहां से आएगा? ये समेशन टॉर्क इक्वल टू 0 से आएगा। समेशन टॉर्क इक्वल टू 0। अच्छा, टॉर्क विद रिस्पेक्ट होता है हमेशा, तो मैं बोल दूंगा लेट्स से इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूं, इस पॉइंट को मैं बी बोल रहा हूं, तो मैं बोल दूंगा टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू 0। सही है? अच्छा, ओके फाइन। सबसे पहले तो टॉर्क देख अभी कैसे निकालेंगे। टॉर्क हमें पता है इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, इतना क्लियर है? तो यहां से ये नॉर्मल फोर्स 1 जो है, कहना है ये तो एक्सिस से ही पास हो रहा है। यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस मान ले जो इस पॉइंट से पास होती है, पॉइंट ए से पास होती है और अपने रॉड के परपेंडिकुलर है। ठीक है? अच्छा, कहना है नॉर्मल फोर्स 1 जो है वो तो एक्सिस से ही पास होता है, तो उसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया? नॉर्मल फोर्स 1 एक्सिस से पास होता है तो फिर एक्सिस से डिस्टेंस 0 है ना ये? बस खत्म। तो यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो नॉर्मल फोर्स 1 इंटू 0, मैं सारे टॉर्क लिख रहा हूं मैं, इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा, यूजुअली इतना मान ले, ऐसा कन्वेंशन, मतलब कन्वेंशन नहीं है, उल्टा भी लिख सकते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसे पॉजिटिव माना जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ क्लॉकवाइज। ठीक है, और जो क्लॉकवाइज होता है उसे नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, यूजुअली सब लोग ये यूज करते हैं, उल्टा करना उल्टा भी कर सकते हैं, इस केस में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले अभी 300 न्यूटन वाला फोर्स देख ले। ये कितना टॉर्क अप्लाई करेगा? इसका फोर्स है 300 न्यूटन और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से कहना है 25 है। तो कहना है मुझे फोर्स इनटू डिस्टेंस करना है। अच्छा, अभी इसे ध्यान से देख, कहना है ये रॉड को नीचे धकेल रहा है ना, तो कहना है ये रॉड को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। हाँ। तो और कहना है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो मैं इसे लिखूंगा -300 इंटू 25। इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा फाइन। सिमिलरली अभी मैं 400 वाला भी करूंगा, तो देखिए 400 वाला भी इसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये हो जाएगा -400 इंटू 40। फिर बाद में 20 न्यूटन वाला ये भी इसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये हो जाएगा -200 इंटू 50। इतना क्लियर है तीनों फोर्सेस के टॉर्क्स कैसे लिखे मैंने? हाँ। अच्छा, फाइनली हमारे पास नॉर्मल फोर्स 2 है। अच्छा, कहना है नॉर्मल फोर्स 2 इसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाँ। तो कहना है नॉर्मल फोर्स 2 का जो टॉर्क है वो पॉजिटिव होगा। हाँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख दूंगा प्लस n2 इंटू, अच्छा इसका डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस कितना है पॉइंट ए से? अच्छा, 100 सेंटीमीटर है ना? हाँ। इट इज नथिंग बट 1 मीटर। यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी हमने, ये 0 पॉइंट आएगा, तो मैं यहाँ पे 0.25 पॉइंट ये और पॉइंट पॉइंट बेसिकली ये मीटर में लिखना है, SI यूनिट में लिखना है। ठीक है, हाँ। हाँ। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स इंटू 1 हो जाएगा, इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा, क्या ये बीम रोटेट हो रही है, रिवॉल्व हो रही है? रिवॉल्व कुछ हो नहीं रही है ना, स्टेशनरी है। तो कहना है इसका नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। बस, तो इसे 0 से इक्वेट कर देंगे। सही है? अच्छा, यहां से दिख रहा है मैं n1 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो रहा है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके कहने से n2 मिल जाएगा इजीली। बेसिकली n2 क्या होगा, जो भी नेगेटिव वाले वो साइड डाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 25 इंटू 3 75, ये 0 0 4 से कट जाएगा, फिर 4 4 16, अगेन ये 0 0 इससे कुर्बान हो जाएगा, 5 टू द 10। नहीं 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 नहीं, 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1 2 कर देंगे इसमें ऐसे। ठीक है, ये एक्चुअली 160 बन रहा है, एंड फाइनली ये कितना बनेगा, 50 इंटू 200, 50 इंटू 2 बन जाएगा 100। तो कहना है यहाँ से मुझे n2 की वैल्यू आ रही है, तो कितना हो जाएगा, ये 260 प्लस 75 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 360 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 335। करेक्ट कर रहा हूँ क्या? हाँ। हाँ, बराबर। अच्छा सही है, तो कहने से यहाँ से n2 के वैल्यू आ गया।
ठीक है, अभी n2 मिल गया है, n2 मिल गया है, ये इस इक्वेशन में डाल देंगे, n1 प्लस n2 900 दिया है तो n1 भी निकाल लेंगे। सो n1 प्लस n2 के बदले 335 डाल दूंगा मैं, इज इक्वल टू 900। सो कहना है यहाँ से n1 आ जाएगा 900 माइनस 335, तो कितना हो जाएगा 335 5, ठीक है 7, ओके, और नहीं 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 5, उसके बाद 6 एंड देन फाइनली वी हैव 565 न्यूटन्स, ये n1 का वैल्यू है। इतना क्लियर अच्छे से कैसे किया ये? अच्छा, अभी एक बेसिक एग्जांपल देख लो। बेसिक एग्जांपल क्या है? बेसिकली जो अपना वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर इक्वेशन है, उसका एप्लीकेशन है, छोटा सा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि ये फोर्स का वेक्टर दे रखा है, तो इन्होंने पूछा बेसिकली, और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी दे रखा है फोर्स का, विच इज 1,1। अभी उन्होंने पूछा क्या है कि टॉर्क अक्रॉस पॉइंट ओ और टॉर्क अक्रॉस पॉइंट ए निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आर वेक्टर लिखना होता है, बेसिकली एक्सिस से डिस्टेंस, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो इस केस में एक्सिस नहीं एक पॉइंट है, बिकॉज ये 2D फिगर है एनीवेज, ठीक है। तो कहना है आर वेक्टर कुछ ऐसा होगा इस केस में, बेसिकली जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं उस पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, इतना क्लियर है? अच्छा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना पर, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चाहिए इस ना। केस में एक्सिस ऐसा अज्यूम किया गया है कि ये एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये इस केस में आर वेक्टर है। इनफैक्ट दैट्स द रीजन, अगर वेक्टर फॉर्म का वही एडवांटेज है कि ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके आ गया आंसर, सही है। अच्छा ठीक है, तो ये आर वेक्टर यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो इसका देख, ये 1,1 है ना, ये 1,1 है और ये 0,0 है, तो कहने से बेसिकली हम फाइनल पॉइंट बने इनिशियल पॉइंट करते हैं, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बेसिकली आई कैप प्लस जे कैप है, सही है। और इस पॉइंट का वेक्टर 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, तो फाइनल माइनस इनिशियल करूं तो यहां से मुझे आर वेक्टर मिल जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा फाइन, और यहाँ पे फोर्स का वेक्टर दे रखा है, तो टॉर्क अक्रॉस ए क्या होगा? कहना इसे आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, तो इस केस में हो जाएगा वो आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो एफ वेक्टर तो मैं ये लिख दूंगा 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, इतना क्लियर है? हाँ या ना? हाँ। अच्छा, तो हमें बेसिकली कुछ नहीं, हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वेक्टर फॉर्म में? A into A, बेसिकली A into वो B करते हैं ना, into आई sin जे theta। के, आई कैप, जे कैप, के कैप, हाँ। तो ये फिर इसके कंपोनेंट लिख दूंगा, इसका कंपोनेंट 110 है, और फिर इसके कंपोनेंट लिख दूंगा 5√3 5 और 0, इतना क्लियर है? अच्छा, बस अभी मेरे को इवैल्यूएट ही करना है, आई कैप इनटू अंदर क्या हो जाएगा 1 0 0, यहाँ पे 0 लग जाएगा, सही है। उसके बाद माइनस जे इंटू क्या लग जाएगा 1 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा, फाइनली प्लस के कैप इंटू क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 माइनस 5√3, सही है। तो बेसिकली अपना टॉर्क अक्रॉस ओ क्या आ रहा है, अगर मैं 5 कॉमन ले लूं, 5 इंटू 1 माइनस √3 नेगेटिव आ रहा है इंटू के कैप, तो ये अपना टॉर्क का वैल्यू है, इतना क्लियर है? तो बेसिकली टॉर्क जो है वो नेगेटिव है, के कैप मतलब माइनस एक जेड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब टॉर्क जो एक्चुअली अंदर जा रहा है, समझ में आ रहा है ना क्यों? हाँ। नेगेटिव एक जेड डायरेक्शन के, तो ये टॉर्क आ रहा है, उसका वेक्टर आ रहा है, इतना क्लियर है अच्छे से? हाँ। अच्छा, सिमिलरली अभी लेट से मुझे टॉर्क अक्रॉस ए निकालना है, तो कहना है ये पॉइंट ए से, इनिशियल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जाओ, तो ये मेरा आर वेक्टर बन जाएगा, ये आर वेक्टर बन जाएगा। अच्छा, इस केस में ए वेक्टर का पोजीशन क्या है? ए वेक्टर का पोजीशन क्या कहना है? आई कैप। हाँ, आई कैप होना चाहिए ना, यहाँ पे इन्होंने जे कैप क्यों दिया, मैं वही सोच रही थी। अरे आई कैप है वो, बेसिकली एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट है ना, हाँ। एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट है ना, तो आई कैप हो गया, सही है। सो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट कहना है यहाँ पे आर वेक्टर हो जाएगा जे कैप, आया ना? अच्छा, हाँ, ओके ओके। हाँ, आई प्लस जे माइनस आई, तो यहाँ पे बेसिकली आर वेक्टर मिल गया है हमें, आर वेक्टर मिल गया है, तो यहाँ पे बस वो टॉर्क वाला इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, टॉर्क अक्रॉस ये हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो टॉर्क वेक्टर क्या है जे कैप, या सॉरी ये आर वेक्टर जे कैप है, ठीक है, ए वेक्टर आई कैप है, वो लोग ने बराबर दिया है, ठीक है। क्रॉस एफ वेक्टर के बदले डाल दूंगा 5√3
5√3 आई कैप, सॉरी, हम्म ठीक है, 5√3 आई कैप प्लस कितना है 5j कैप। तो बस एग्जैक्टली इसका जैसे डिटर्मिनेंट निकाल के क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, आई जे के, जो पहला वेक्टर उसके ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है अगेन, एंड फाइनली वी हैव 5√3 एंड 5 एंड 0। ये क्लियर है अच्छे से? हाँ अच्छा फिर अभी निकालो इसे, ये कितना हो जाएगा, ये आई वाला 0 ही हो जाएगा, जे वाला भी 0 हो जाएगा, फिर मैं डायरेक्ट लिख दो के कैप इंटू -5√3। तो इस केस में टॉर्क अक्रॉस ए कितना आ रहा है, टॉर्क अक्रॉस ए आ रहा है -5√3 के कैप। तो कहने से अलग अलग पोजीशन पे फोर्स के अलग अलग टॉर्क्स लगते हैं। हाँ ठीक है, तो लिखो इसे अच्छे से।